विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम जाएगा। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होने हैं और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे से ठीक पहले प्रचार थम जाता है, यानी कि कोई भी पार्टियां इस दौरान फिर प्रचार नहीं कर पाती है, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित हो जाएंगे। यानी कि अब नेताओं के पास जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का प्रचार करने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे शेष हैं। विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और बंगाल में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम जाने वाला है। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होने हैं और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से ठीक 48 घंटे पहले प्रचार थम जाता है, यानी कि कोई भी पार्टियां उस दौरान फिर प्रचार नहीं कर पाती है, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां या फिर राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित हो जाते हैं। यानी कि अब नेताओं के पास जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का, अपने मुद्दे समझाने का सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए हैं। यानी कि बस यही कुछ घंटे हैं जब नेता जो है वो लोगों से जाके जनसंपर्क कर पाएंगे। हालांकि अब तमिलनाडु और बंगाल दोनों में 23 को जब चुनाव होने हैं, तो चलिए एक बार समझते हैं कि वहां का माहौल किस तरीके का है। अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु का चुनावी तापमान इस वक्त 7वें आसमान पर है। तमिलनाडु में इस बार आपको बता दूं कि 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला द्रमुक यानी कि डीएमके और अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके के गठबंधन के बीच होने वाला है। हालांकि कई सीटों पर अभी नेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है, जिसकी वजह से तमिलनाडु का ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रूप से देखा जा रहा है और ये कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट बनकर भी सामने आया है। अब जिसकी वजह से तमिलनाडु में मुकाबला काफी दिलचस्प तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इन तीनों में से कौन सी पार्टी बाजी मारती है। वहीं टीवी के भले ही नई पार्टी है, लेकिन टक्कर जबरदस्त दे रही है। टीवी के, डीएमके, एआईएडीएमके तीनों पार्टियों ने आपको बता दूं कि भर भर के सोना बांटने का ऐलान किया है। सोना बांटने का ऐलान किया है का मतलब है कि हर किसी के मैनिफेस्टो में जीतने के बाद सोना देने की बात कही गई है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान भी सबने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इस चुनाव में आपको बता दूं कि 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और मतदान को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उसको 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए, यानी कि हर घर घर जाके ये बताया गया कि चुनाव में वोट देना कितना जरूरी है। और पार्टियों ने भी प्रचंड के दौरे काफी जनसंपर्क किया है। इस पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने घर घर जाके अपनी बात रखी है। तो तमिल में क्या होता है, इस बार कौन बाजी मारेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चाहे हम बात एआईएडीएमके की करें, डीएमके की करें या फिर टीवीके की। लेकिन चलिए अब तमिल से रुख करते हैं बंगाल की ओर। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। अब बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन उसी के साथ अब प्रचार भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 22, कुछ बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलिपुर की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9 और दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम वर्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं। यानी कि पहले चरण में इन सीटों पे जो है वो मतदान होंगे, इन सीटों के लिए मतदान होंगे। अब पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में है। मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है, जिनमें 1,84,99,496 पुरुष, 1,75,77,210 महिला और 465 ट्रांसजेंडर शामिल है। ये आंकड़े बताने का सिर्फ एक कारण है क्योंकि बंगाल में इन्हीं आंकड़ों पे चुनाव लड़ने जो है वो की जा रही है, क्योंकि राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। यही आंकड़े तय करेंगे कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन इन सब में से जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो देखी जा रही है भवानीपुर की, जहां इस बार चुनावी जंग पारंपरिक नारे से आगे बढ़कर डेटा माइनिंग और माइक्रो मैनेजमेंट टिक गई है। इस सीट पर टीएमसी नेतृत्व ने इस बार चुनाव को एक पेशेवर परियोजना की तरह लिया है, जहां हर मतदाता, हर बूथ और हर सामाजिक समूह का अलग अलग विश्लेषण किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकारों की टीम आंकड़ों के विशाल भंडार से उपयोगी निष्कर्ष निकालकर जीत की रणनीति तैयार करने में जुट रही है। और अब आपको शायद समझ आया होगा कि वो आंकड़े मैंने क्यों बताए। टीएमसी के रणनीतिकार यहां हर बूथ पर मतदाताओं की पसंद नापसंद का विश्लेषण कर रहे हैं। कोशिश पूरी है, क्योंकि टीएमसी के लिए भवानीपुर इस बार महज एक सीट नहीं
बल की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। और वो आंकड़े जितने भी मैंने बताए वो साबित करते हैं, क्योंकि हर एक संख्या, हर एक व्यक्ति इस बार टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। टीएमसी ही क्यों, हर पार्टी के लिए। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का नारा बंगला निजेर में के चाय, यानी कि बंगाल अपनी बेटी चाहता है, से बदलकर घरेर मह के चाय, घर की बेटी को चाहता है, में बदल गया है, ताकि ये बताया जा सके, ये स्थापित किया जा सके कि इसी निर्वाचन क्षेत्र की स्थायी निवासी है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी को बाहरी के रूप में पेश किया जा रहा है। भवानीपुर में बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद बूथ स्तर पर मतदाताओं की सूची में नाम जुड़ने या फिर हटने पर रोजाना अब नजर रखी जा रही है। बस कारण इतना है क्योंकि भवानीपुर से जो नाम कटे उसके बाद टीएमसी सतर्क है, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो। हर वार्ड में अलग अलग समुदाय, चाहे वो बंगाली, गुजराती, पंजाबी हो, हर किसी के बीच जाके छोटे छोटे बातें किए जा रही हैं। उनकी दिक्कतों के बारे में, परेशानियों के बारे में टीएमसी जो है वो जानने की कोशिश कर रही है, और इसी आधार पर स्थानीय स्तर की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें हर इलाके के लिए अलग संदेश तय किया जा रहा है। गैर बंगाली वोटरों को साधने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के बयानों का तत्काल खंडन करने के लिए वॉर रूम सक्रिय है टीएमसी का, क्योंकि ये मानना है कि पेशेवर डाटा विश्लेषण में उम्मीदवारों के चयन और संकट प्रबंधन से मदद मिलेगी, जिससे पार्टी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी और लोगों के बीच में वो और भी ज्यादा कनेक्शन बैठा पाएंगे। हालांकि अब आज शाम तक ये प्रचार होने वाले हैं, और इसके बाद फिर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी। और अब भवानीपुर बचता है या नहीं, वो भी इसी प्रचार पर निर्भर करता है। अब टीएमसी ने पूरी जान लगा दी है। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीते इस प्रचार वाले समय में कंगना रनौत भी भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करते नजर आई। यानी कि जो पूरा कांटे का टक्कर है वो अब टीएमसी और भाजपा के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कौन बाजी मारेगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। तमिलनाडु में भी हमने देखा जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है, विजय थलापति के आने के बाद से पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि तब उससे पहले डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में जो है वो मुकाबला देखा जा रहा था। लेकिन जब अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री हुई, तब ये और भी ज्यादा मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि विजय की जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है, चाहे वो जब वो एक अभिनेता थे उस दौरान जो फैन फॉलोइंग है, कहीं वही फैन फॉलोइंग डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में जो है वो मुश्किलें ना पैदा कर दे, कहीं वही जो है विजय की जीतने का एक रास्ता ना बन जाए। इसीलिए तमिलनाडु में काफी ज्यादा अब रोचक स्थिति बन चुकी है। वहां पे चुनावी पारा जो है अब वो 7वें आसमान पर है, और इसका मतलब ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जनता किसको चुनती है, तमिलनाडु में भी इसको लेके काफी ज्यादा अब गहन विचार किया जा रहा है। लोगों के पास अब बॉल है और लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसको इस बार सत्ता पे काबिज करेंगे, किसको इस बार तमिलनाडु में फिर से मौका देंगे। वही बंगाल में भी सेम स्थिति है, बस बंगाल में अंतर यह है कि जिस तरीके से टीएमसी और भाजपा के बीच में बीते दिनों इस चुनाव को लेकर प्रचार हुए हैं या बयानबाजी हुए हैं, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल चला है। अब लेकिन अंत में कौन बाजी मारेगा, किसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और किसकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आज बहरहाल शाम तक ही प्रचार का समय है, उसके बाद कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। लेकिन अब और भी कोई जो इससे संबंधित खबरें आती हैं, जानकारियां आती हैं, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इन सब, चाहे तमिलनाडु या फिर बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहें एयर नाउ।